बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका टाइटल हमारे पास है यील्ड। बेसिकली ये टॉपिक जो है आपकी बुक में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसके थ्योरेटिकल जो पार्ट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, जबकि इसके न्यूमेरिकल्स को देखा जाए तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफर करेंगे कि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में क्या डिफरेंस है। उससे भी प्रायर हम पहले यील्ड को समझते हैं कि यील्ड क्या होती है। डेली लाइफ में जब भी आप कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो या कोई भी अमल करवाते हो, आप इनपुट रिएक्शन को देते हो, एज अ रिजल्ट आपको आउटपुट मिलती है। उस आउटपुट को आप यील्ड का नाम देते हो। यील्ड को उर्दू में पैदावार का नाम दिया जाता है। जैसे किसी ने कोई फसल उगाई है तो उसको एज अ रिजल्ट उसकी जो यील्ड या पैदावार मिलेगी वो उस स्पेसिफिक रिएक्शन की यील्ड कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यील्ड को डिफाइन किया। जनरली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज यील्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज यील्ड। अब यील्ड की दो कैटेगरीज हैं, एक है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरी है एक्चुअल यील्ड। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है वो ये है कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 डिफरेंसेस मेंशन किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इनको अपने पास राइट कर लें। इस तरह से अगर डिफरेंस आता है तो आप इन दोनों में ये ऑलमोस्ट 4 डिफरेंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो डिफरेंस है वो इनकी डेफिनेशन पे है कि जो एक्चुअल यील्ड है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हाइल परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो फिर जो आपको यील्ड मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड। दरअसल एक्चुअल यील्ड और यील्ड की डेफिनेशन आपस में बिल्कुल मिलती जुलती है। और दूसरा है क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं यील्ड की, पैदावार की, तो वो हमें हकीकत में ही मिलनी होती है। हम एक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं उसके बाद मिलती है, इसलिए एक्चुअल यील्ड और जो आपकी जनरल यील्ड की बात करें तो दोनों सिमिलर हेडिंग्स के अंडर आएंगे। और जबकि थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये थ्योरेटिकल यील्ड नाम से खुद बता रही है कि ये जस्ट थ्योरी पे डिपेंड करेगी। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो वाला अमाउंट यील्ड का जो सिर्फ आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलता है उसे आप लोग क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल भी दोनों में कोट कर सकते हो। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हाइड्रोजन, बल्कि इजी वाली एग्जांपल लेते हैं, इससे भी इजी है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, कार्बन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास अगर हम लेते हैं तो वो होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, और ये दोनों मिलके आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है 44 ग्राम प्रोवाइड करेंगे। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको दी कि कार्बन जो जब बर्न होगी, कंबस्टन का अमल होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो मैंने कहा कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्ट करके ये दोनों कलेक्टिवली आपको 44 ग्राम ऑक्सीजन बना के देंगे, यानी कि इस रिएक्शन की यील्ड इतनी होगी। अब ये मैंने जाके परफॉर्म नहीं किया, मैंने जस्ट केमिकल इक्वेशन को लिखा और उससे कुछ यील्ड, इसकी पैदावार जो थी एक्सपेक्टेड, वो कैलकुलेट कर ली और मैंने कहा कि ये वाली जो यील्ड मुझे ऑब्टेन हुई है दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड। इसका एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं, क्या पता जब एक्चुअली ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाए तो उसका अमाउंट इतना ना आए, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस वन इज थ्योरेटिकल यील्ड। जो बगैर परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेट की जाती है उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा जो पॉइंट आप इसमें कोट करोगे, एक्चुअल यील्ड को आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के बाद आपको ऑब्टेन होती है। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है दैट इज एक्सपेक्टेड यील्ड, अंदाजा लगाया जाता है कि इतनी रिएक्शन से आपको यील्ड मिल सकती है। तीसरा जो डिफरेंस है, इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको एक्चुअल यील्ड किसी रिएक्शन की मालूम करनी है, एक अमल की मालूम करनी है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हैज टू बी परफॉर्म। एक्सपेरिमेंट आपको लाजमी परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना हकीकत में एक्चुअल यील्ड आपको नहीं मिलने वाली। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उससे हम जो थ्योरेटिकल यील्ड है या एक्सपेक्टेड यील्ड वो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, जबकि ये बगैर एक्सपेरिमेंट के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है एक और पॉइंट कोट कर सकते हो कि जो एक्चुअल यील्ड है इट इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। इधर आप लिख दोगे एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस, एंड यहाँ पे आप लिख दोगे थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर या मोर इन अमाउंट एज कंपेयर टू एक्चुअल यील्ड।
इसी पे जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसी पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बुक में, ऑलरेडी मार्क्ड है, 3 बुलेट पॉइंट्स में आपको बुक में मिलेगा, टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन क्या है, द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई। या आगे लिखा हुआ आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है। जस्टिफाई करें इस फैक्ट को कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो उसकी एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होगी, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होगी। इसके कुछ रीजंस हैं जिनको आपने ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करना है। अब वो रीजंस क्या है? सबसे पहली रीजन ये है कि प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज मैनी शॉर्टकमिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक वर्कर की जरूरत पड़ेगी। जैसे लैब के अंदर एक लैब अटेंडेंट की आपको जरूरत पड़ती है, तो वो जो पर्सन काम करने गया है वो प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का, तो काफी सारी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं। उसे काम करना ही नहीं आता, ना वो वेविंग सही करेगा, ना वो कंडीशन सही प्रोवाइड करेगा, ना वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन जानता है, ना इंस्ट्रूमेंट को सही तरह से ट्रीट करेगा। तो इन सारी वजह से, इन सारी शॉर्टकमिंग्स की वजह से आपकी एक्चुअल यील्ड कम हो जानी है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड तो तभी आएगी ना जब एक्सपेरिमेंट सही तरह से परफॉर्म होगा। तो पहली तो रीजन हो गई ये। दूसरी रीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकेनिकली कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। तो मैकेनिकल लॉस कैसे कैसे हो सकता है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन आप जब सेपरेशन कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने लैब के अंदर, जैसे इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर शुगर इंडस्ट्री में शुगर को प्रिपेयर किया जाता है, तो वहां पे कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जा सकता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जा सकता है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, क्रिस्टलाइजेशन है। ये स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइजेशन शुगर इंडस्ट्री में की जाती है, लेकिन ये जो बाकी के प्रोसेस हैं ये डिफरेंट स्टेजेस में आप जो है लैब के अंदर इस्तेमाल करते हो। फिल्ट्रेशन दो एक सॉल्युबल इनसॉल्युबल चीज को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्टिलेशन के लिए आप दो लिक्विड्स को अलहदा कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। वॉशिंग नॉर्मली क्रिस्टल्स को डिफर करने के लिए अलहदा कर सकते हो। ड्राइंग, आपने कोई क्रिस्टल बना लिए हैं, ये भी जो है शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, तो ड्राइंग भी आपके पास इसी की शॉर्टकमिंग्स में आ जाएगी। अब अगर हम देखें इन 4-5 स्टेप्स में थोड़ी सी भी अगर गलती होती है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट ज़ाया हो जाता है, तो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट के एंड पे आपको यील्ड मिलनी थी उसका अमाउंट तो कम हो गया। तो ये मैकेनिकली अगर आपका प्रोडक्ट लॉस हो जाता है तो ये भी एक रीजन है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल से कम होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज, आपके पास कुछ जो रिएक्टेंट हैं, आपने एक रिएक्शन स्टार्ट करवाया जैसे ये वाला है, तो इनमें से कुछ जो रिएक्टेंट हैं वो साइड रिएक्शन को बनाने के लिए कंपीट करने लग जाते हैं। साइड रिएक्शन या साइड प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में मोस्टली बन जाता है, तो उसको बनाने की तरफ आपके रिएक्टेंट का गौर चला जाए, मेन प्रोडक्ट की तरफ जाए ही ना, तो फिर भी पॉसिबल है जब आपके मेन प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा तो एक्चुअल यील्ड तो कम होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शन आप लैब में फेस कर सकते हो जो कि रिवर्सिबल हो। अब आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होते हैं और रिवर्स में भी प्रोसीड होते हैं। इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब हमें तो एक्चुअल यील्ड तब मिलेगी जब सारा का सारा प्रोडक्ट बन के हमें मिलेगा, हम उसको मेजर करेंगे, वेट करेंगे और पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल यील्ड इतनी है। जब रिएक्शन ने रुकना ही नहीं है, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो हमें एक्चुअल यील्ड हमेशा कम मिलेगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आप यहाँ पे कोट करोगे दैट इज कि जो आपने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व किए हैं केमिकल रिएक्शन में, मे बी वो इम्प्योर हैं, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो आपकी एक्चुअल यील्ड के अमाउंट पे अफेक्ट करेंगी। तो इस तरह से आपने ये 4 से 5 पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, या ऐसे भी सवाल आ सकता है व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। तो ये आपका यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट यील्ड वाले टॉपिक से हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में एक फार्मूला आपको इसी टॉपिक में बताया गया है कि थ्योरेटिकल यील्ड जो ज्यादा है, एक्चुअल है ही कम, तो फिर हम एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए कौन सी यील्ड पे गौर करेंगे। तो जो केमिस्ट हजरात होते हैं वो ना तो एक्चुअल यील्ड में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो कम होती है, और ना थ्योरेटिकल यील्ड में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो बस इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक और थर्ड वे अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड में उनको इंटरेस्ट होता है, वो देखते हैं कि किसी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी आ रही है। अगर वो 90% से अबव हो तो वो रिएक्शन फायदे का होता है। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपके पास एक फार्मूला है बुक में गिवन है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होना है आगे। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपने एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करना है और ऑब्वियसली परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फार्मूले को अब हम इस्तेमाल करते हुए, या सम टाइम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, तो आप इसको भी याद करेंगे। अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने आपकी सैम्पल प्रॉब्लम 4.20 सॉल्व करनी है, तो उसी की तरफ आप मूव करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ द सैम्पल प्रॉब्लम 4.20, और ये जिस टॉपिक से लिया गया है दैट इज़ यील्ड, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट आपको बुक में गिवन होगी, साथ में ये आपको केमिकल इक्वेशन भी इसकी दी गई है। केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले इस लाइन में स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एस्पिरिन एक ऐसा केमिकल है जो सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड को आपस में हीट करें, यानी कि इन दोनों को मिलाएं। सैलिसाइलिक एसिड का ये फार्मूला और एसिटिक एनहाइड्राइड का ये फार्मूला, इन दोनों को आपस में आप हीट करते हो तो आपको एस्पिरिन मिलती है। साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे एसिटिक एसिड बना हुआ है जो कि विनेगर के अंदर पाया जाता है। अच्छा, आयुपिक नेम इसका एथेनोइक एसिड होता है और कॉमन हम इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इनके नेम मैंने नीचे लिखनी है, कोशिश आपने भी यही करनी है कि जब आप जाओ एग्जाम के अंदर, जब आप इस एग्जाम्पल को करने लगो, काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो आपने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन भी आपको दी होगी, स्टेटमेंट भी दी होगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी सारी, वो कहते हैं ना, खिचड़ी बनी पड़ी है। तो आपने केमिकल इक्वेशन के नीचे इसी तरह से एरो लगा के लिख देना है कि ये सैलिसाइलिक एसिड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एस्पिरिन है। यही तीनों चीज़ों का डाटा हमें गिवन है, उसका इससे हमारे कोई कर्ज नहीं है। तो ये सिर्फ बैलेंस को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया गया है। और दूसरी जो चीज़ आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी, वो कह रहे हैं कि जो सैलिसाइलिक एसिड है इसका जो मोलर मैस है इतना होता है, ये भी आपने इसी तरह से एरो लगा के नीचे लिख देना है। और फिर जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसका मोलर मैस इतना होता है, और एस्पिरिन का मोलर मैस इतना है। ये 3 मोलर मैस आपको बताए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले इनको रटना पड़ता था, ये आपको इस एग्जाम्पल में तो गिवन होंगे। ये तो आपका बलाटेलिना। तो नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बताई गई है, वो है कि इस रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड इतनी है। ये आपने जहन में रखना है कि ये एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल नहीं है। एक्चुअल मतलब ये कि इस रिएक्शन को लैब में जब परफॉर्म किया गया तो इतना एक्चुअली एस्पिरिन बनी थी। और अब आपको क्या बताया गया, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो सारी चीजें बताई गई है ना, अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है, उन्होंने आपको ये चीज बताकर कि अगर हम इस सैलिसाइलिक एसिड के 3 ग्राम इस्तेमाल करें पहली चीज, और एसिटिक एनहाइड्राइड का 6 ग्राम इस्तेमाल करें, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन की मदद से बताएं इन दोनों का इतना मैस अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो थ्योरेटिकल यील्ड बताएं इस रिएक्शन की, यानी कि एस्पिरिन केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितनी बननी चाहिए। ये पार्ट हमारा 1, एक तो हमें ये फाइंड करना है। और जब आप थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लोगे, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के बाद दूसरा पार्ट आपसे ये पूछा गया है कि बताएं इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या है। क्योंकि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास मेंशन्ड है। कैसे मिलती है परसेंटेज यील्ड? एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्चुअल यील्ड आपको बताई गई है, थ्योरेटिकल अब अभी आपने फाइंड करनी है। दोनों आ जाएंगी तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और आप परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट तो काफी इजी है, लेकिन जो ये पहला पार्ट है कि इस रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन की यील्ड के लिए हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलते हैं इसी रिएक्शन की तरफ, गिवन डाटा को यूज करते हुए हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ है, इस चैप्टर के स्टार्ट से मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब भी आपको मैथ्स गिवन हो, जिस चीज का भी मैथ्स गिवन हो, उसके डायरेक्टली आपने आपने डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करते हैं, पहले इस साइड से शुरू कर रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करें, किसके फाइंड करें, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का जो गिवन मैस है उसके मुताबिक इसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। फार्मूला मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, ऑलरेडी हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो सैलिसाइलिक एसिड का गिवन मैस है 3 ग्राम, मोलर मैस है 138.2। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 138.12 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मैस है तो इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। और यहीं से हम इसका जो है ना
यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो गया, ये जो पर मोल है यानी कि मोल -1 ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन से, इस कैलकुलेशन से हमें क्या चीज मिलेगी, इस कैलकुलेशन से हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड जो इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिलते हैं। तक हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करने हैं, सेकंड है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारे सेकंड मोल्स होंगे। जिसका गिवन मैस होता है आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स लाजमी फाइंड करने होते हैं। तो वो हम यहाँ पे करें, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला वही वाला इस्तेमाल होगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का गिवन मैस हमें बताया गया है यहाँ पे 6 ग्राम और उसका ये मोलर मैस है। तो हम क्या करेंगे, 6 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 163.93, इसको डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट भी बेशक आप लोग लिख लो, ग्राम पर मोल। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के। तो उसको हम पहले खुद से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। आपने इनको ना खुद कैलकुलेट करना है। 6 डिवाइडेड बाई 163.93, दैट विल कम्स आउट 0.0366, 0.0366। ये मोल्स किसके आगे हैं, ये आगे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के। अब हमें दोनों के मोल्स मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्रिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए एस्पिरिन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। अब इसके लिए हमें 1 बाई 1 एस्पिरिन को दोनों से कंपेयर करना होगा। एक बार हम कर रहे हैं सैलिसाइलिक एसिड से, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ सैलिसाइलिक एसिड, और सैलिसाइलिक एसिड को कंपेयर करेंगे एस्पिरिन से, और इसी के साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, किसके साथ, एस्पिरिन के साथ। हम देखेंगे कि कौन हमारे एस्पिरिन को कंट्रोल कर रहा है, तो उसी के नंबर ऑफ मोल्स एस्पिरिन के नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर होंगे। तो उसके लिए सैलिसाइलिक एसिड को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो एस्पिरिन का भी 1 बन रहा है, यानी कि इनको रेशो क्या आ गई, 1:1। और अगर सैलिसाइलिक एसिड के ये वाले मोल्स इस्तेमाल किए जाए 0.022, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, इसके भी 0.022 मोल्स बनेंगे। यहाँ से एस्पिरिन के मोल्स ये वाले आ गए। और अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्पिरिन का कंपैरिजन करते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है तो एस्पिरिन का 1 ही मोल बन रहा है, तो 1:1 होगी। और अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के ये वाले मोल्स इस्तेमाल होते हैं यानी कि 0.0366, तो एस्पिरिन कितने बनेगी, 0.0366 मोल्स इसके बनेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए ये वाले। अब दोनों में से देखा जाए तो जो कम अमाउंट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन हो रहे हैं वो हो रहे हैं सैलिसाइलिक एसिड से। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पे इन दिस स्पेसिफिक रिएक्शन ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और लिमिटिंग रिएक्टेंट के ही नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ से पे हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन हो गए जो कि हैं जी 0.022। जब हमें मोल्स मिल जाते हैं तो हम आसानी से मैस फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से जी, कि मैस विल बी इक्वल टू, यानी कि मैस ऑफ एस्पिरिन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास 0.022, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस है जो कि हमें यहाँ दिया गया, दैट इज 180.16। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द मैस या यील्ड ऑफ एस्पिरिन जो कि इस केमिकल रिएक्शन में बन रही है, 0.022 multiplied by 180.16, that will comes out 3.96। ये 3.96 ग्राम जो हमें मिला है, ये हम अपने चूंकि थ्योरेटिकली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड की, तो ये हमें इस रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी हमारे लिए। तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया कि थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड कर ली। दूसरा पार्ट है हमारा परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एक्चुअल यील्ड को जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है इसको डिवाइड कर देना है थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि वो परसेंटेज बन जाए। तो अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि ये जो थ्योरेटिक एक्चुअल यील्ड की वैल्यू आपको 3.15 दी गई है स्टेटमेंट के अंदर,
आपने यही वाली पुट करनी है। बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक है हमारी, वहाँ पे स्टेटमेंट में ये वैल्यू है, नेक नीचे और रिप्लेस कर दी गई है, जिससे आंसर कुछ और आया। लेकिन जो स्टेटमेंट है आपने उसी को सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, तो ये वाली वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आंसर आपका बुक से हट जाएगा, लेकिन ठीक रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में ये वैल्यू आएगी। उन्होंने सॉल्यूशन तो नहीं उठा के देना ना आपको क्वेश्चन पेपर में, तो उन्होंने स्टेटमेंट देनी है, तो स्टेटमेंट में ये है और मैं स्टेटमेंट के मुताबिक हल करवा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। परसेंटेज यील्ड के लिए आपने फार्मूला लगाया है एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल क्या है हमारे पास, जो गिवन है 3.15 ग्राम, डिवाइड करें आपने जो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की दैट इज 3.96 ग्राम, मल्टीप्लाई करें 100 से। ये ग्राम इसका भी था, इसका भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपको जो आंसर मिलेगा उसके साथ परसेंट का आपको साइन मिलना चाहिए। तो हमारे पास ऑब्टेन होगा 3.15 डिवाइडेड बाई 3.96, that will comes out, multiply करना है सॉरी 100 से, that will comes out 79.5, 79.5%। ये आपकी इस रिएक्शन की क्या हुई, परसेंटेज यील्ड हुई। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के जितने भी सैम्पल प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अच्छा जर्नी रहा हमारा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्विक चेक्स को सॉल्व करना इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले इसी टॉपिक के बाद हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया इस चैप्टर में, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस या फिर एप्लीकेशन कह लें आप स्टोकियोमेट्री की, मेडिसिन में या फार्मास्यूटिकल में। एक तो उसकी एप्लीकेशन जनरली आ सकती हैं या फिर उसके अंदर पैरासीटामोल का जिक्र है, तो वो हम इंशाल्लाह एक और शॉर्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।